कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के हर एक टाइप के सवाल हमने करे। अब एक लास्ट चीज बचती है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट के मैंने आपको अलग से करवाई है ना, मैंने मिक्स नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट एक बिल्कुल ही अलग चैप्टर है। तो सीआई और एसआई की इंस्टॉलमेंट की एक अलग शीट है, ठीक है भाई। इंस्टॉलमेंट के 3-4 ही क्वेश्चन है बस, वही बार बार पेपर में आते रहते हैं डाटा बदल बदल के, ठीक है ना। एसएससी में जो इंस्टॉलमेंट का सवाल पूछा जाता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का ज्यादा पूछा जाता है, सिंपल इंटरेस्ट का कम। कि सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट का सवाल बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव और टिपिकल और टफ होता है स्टूडेंट्स के लिए करना, ठीक है दोस्त। करेंगे हम रेशियो मेथड से ही। सिंपल इंटरेस्ट का मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं रटवाऊंगा तोते की तरह, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इससे हर साल सवाल आ रहा है, भर भर के सवाल आ रहा है। जैसे कि एसएससी सीएचएसएल का पेपर हुआ तो उसमें 40 सवाल सीआईएसआई के पूछे गए थे, तो उसमें से 3-4 सवाल इंस्टॉलमेंट के होंगे। मतलब अगर आपकी जो है 25 शिफ्ट बनेंगी किसी पेपर की, तो 2 से 3 शिफ्टों में इंस्टॉलमेंट का सवाल आएगा बस, ठीक है। लेकिन एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको सीआई की इंस्टॉलमेंट करवाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट की, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है और उससे ज्यादा सवाल आते हैं, ठीक है ना। हाँ, मेंस के पेपर में हर साल लगातार सवाल पूछा जा रहा है 4 साल से इंस्टॉलमेंट का, ठीक है भाई, कर लोगे, चलो ठीक है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सीट में डाल दिए हैं अलग अलग डाटा पे, टाइप वो 2-3 ही है, 2-3 बताऊंगा, आप उनको खुद से कर पाओगे, ठीक। चलो अब कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट। सबसे पहले इंस्टॉलमेंट का क्या मतलब है, देखिए जब भी आप कर्जा लेते हो तो उसके चुकाने के 2 तरीके हैं। सपोज आपने 10,000 कर्जा लिया और आपने बोला कि मैं 3 साल बाद इकट्ठा लौटा दूंगा, या तो आप कर्जे को इकट्ठे लौटाओ एक बार में, फुल एंड फाइनल, बात खत्म। दूसरा कि आप क्या करते हो कि हर टाइम पीरियड में किस्तें बंधवा लेते हो, इंस्टॉलमेंट, कि मैं इकट्ठा पैसा नहीं चुका पाऊंगा, मैं थोड़ा थोड़ा पैसा करके चुकाता रहूंगा। वो थोड़े थोड़े अमाउंट को जो आप चुकाते हो उसी को हम इंस्टॉलमेंट कहते हैं। फायदा किसमें होता है, इकट्ठे चुकाने में या इंस्टॉलमेंट में पैसा चुकाने में? एक बात बताओ, बहुत सारे लोगों को यह बात पता ही नहीं है कि इकट्ठा चुकाने में फायदा है कि इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में पैसा पे करना आपके लिए बेनिफिशियल है, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना फायदेमंद होता है रादर देन इकट्ठा पैसा बैंक में जमा करने की, ठीक है। चलो मैं आपको इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा एक एग्जाम्पल से। आसान डाटा का एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल समझ में आ गया बस, फिर सवाल हो जाएंगे। इंस्टॉलमेंट और ईएमआई और प्रीमियम सब एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। इंस्टॉलमेंट, ईएमआई, प्रीमियम, किस्त सब सेम चीज है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। अरे ठीक है, समझ में आया तो इससे कंफ्यूज मत रहो, बहुत सारे बच्चे करते हैं, ठीक है भाई। इंस्टॉलमेंट, ईएमआई, प्रीमियम, किस्त सब एक ही बात है। चलो अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है दोस्त। हाँ, पार्टनरशिप तो 2 क्लास का ही है भाई, पार्टनरशिप में है क्या। चलिए बिल्कुल स्माइल। जैसे सपोज आपने दोस्त, पहले मैं सीआई की इंस्टॉलमेंट समझा रहा हूं। जैसे मेरे प्यारे भाई आपने 10,000 रुपए उधार लिए, कितने रुपए उधार लिए? 10,000 रुपए, ठीक है भाई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, तो हम इसको कहते हैं उधार ली गई राशि, ठीक है ना। उधार ली गई राशि, लिया गया कर्ज। आपने 10,000 रुपए मेरे दोस्तों उधार लिए, ठीक है ना। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, लिया गया कर्ज। बहुत मजा आएगा आपको ये समझने में, लिया गया कर्ज, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोन अमाउंट, लोन। आपने 10,000 रुपए किसी लाला जी से उधार ले लिए, कर्जा ले लिया। आप बोलोगे हाँ जी सर ले लिया। तो लाला जी हैं व्यापारी, तो बिना मुनाफे के कोई काम करेंगे नहीं, उन्होंने आपको पैसा उधार दिया है 10% पर एनम के इंटरेस्ट पे, जो कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है। लाला जी ने आपको पैसा उधार दिया है 10% पर एनम के, ठीक है भाई, इंटरेस्ट पे, जो कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है, एनुअली कंपाउंड हो रहा है। क्या आप बात समझे? ये आसान एग्जांपल इसलिए लेता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो आपने 10,000 रुपए उधार लिया, यह लोन अमाउंट, लिया गया कर्ज, कर्ज लिख दिया मैंने, ठीक है दोस्त।
ठीक है, 10% पर एनम के हिसाब से, जो कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है। अब कितने साल के लिए आपने पैसा उधार लिया है मेरे दोस्तों? 3 साल के लिए। आप बोल रहे हो मेरे प्यार में कि 3 साल बाद मैं पैसा लाला जी को चुकाऊंगा, 3 साल बाद। तो मेरे प्यारे भाई, लाला जी ने 3 साल के लिए आपने कर्जा लिया है, तो आप हमें यह बताइए स्टूडेंट्स कि आपको कितना पैसा चुकाना होगा? इंस्टॉलमेंट युवराज, कितना पैसा आपको पे करना होगा? इसकी एक ही शीट है, 25-30 सवालों की एक ही शीट है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है दोस्त, कितना पैसा आपको चुकाना होगा? जवाब दीजिए। ये तो बात तो हमने पढ़ ली है। आपने 10,000 रुपए उधार लिया है, ये है लिया गया कर्ज, टेकन लोन। ठीक है दोस्त, 10% पर एनम के हिसाब से, जो कि चक्रवृद्धि संयोजित हो रहा है, और आपको एक कर्जा 3 साल बाद चुकाना है, तो आपको कितना पैसा पे करना होगा? अगर ब्याज की दर 10% है, 1/10, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 10 से 11। 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा ये। आप बोलोगे जी सर, यानी आपने 1000 उधार लिया तो 1331 चुकाना होगा। तो 10,000 उधार लिया है तो 13,310। रौनक कह रहे सर बेसिक से बताइए। रौनक, ये बेसिक की तो बता रहा हूं, और क्या बता रहे हैं भाई? एग्जाम्पल ले रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा कि इंस्टॉलमेंट का क्या मतलब है। ठीक है दोस्त, कि आपने 10,000 रुपए उधार लिया, ये आपका लोन अमाउंट है, जो कि 10% पर एनम के हिसाब से एनुअली कंपाउंड हो रहा है। 3 साल के लिए आपने पैसा उधार लिया है रौनक। तो आप मुझे बताओ कि आपको कितना पैसा चुकाना पड़ेगा? कंपाउंड टेस्ट का पहला लेक्चर देखो जाके रौनक, कुल बुद्धि सड़ चुकी है आपकी। 10% का मतलब होता है 1/10, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/10 हो जाएगा। 3 साल का क्या होगा जी? ये है भाई, ये 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 1000, और 11 का क्यूब है 1331। यानी कि अगर आप 1000 रुपए उधार लोगे तो 1331 3 साल बाद चुकाना होगा। तो 10,000 उधार लोगे तो कितना चुकाना होगा? 13,310 रुपए चुकाना होगा। तो आपको मेरे दोस्तों जो पैसा चुकाना है वो 13,310 रुपए आपको चुकाना है। ये मेरे प्यारे भाई, इसी को हम कहते हैं ड्यू डेप्ट। ड्यू डेप्ट, ड्यू डेप्ट। हिंदी में हम इसे कहते हैं बकाया कर्ज। हिंदी में हम लोग इसे कहते हैं बकाया कर्ज, ड्यू डेप्ट। आप बोलोगे जी सर। देखिए, अब मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा। जो बैंक होते हैं, जो लालाजी होते हैं मेरे दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं, चालाक होते हैं। आपने कर्जा लिया एक बैंक से जाके 10,000 रुपए का। बैंक बोला ठीक है आप कर्जा ले जाइए 10,000, तो लोन अमाउंट है 10,000 रुपए। बैंक बोला हम कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे लेंगे, लेकिन 10% पर एनम के हिसाब से आपको ब्याज चुकाना होगा। आप बोलोगे जी चुका दूंगा। बैंक पूछेगा आपसे कि आप पैसा कितने समय में चुकाओगे, तो आप बोलोगे रौनक कि हम 3 साल में पैसा चुकाएंगे आपको। बात को ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आज चीज बता रहा हूं ये जिंदगी में कभी दोबारा सीखने को नहीं मिलेगी आपको, ना ही कोई समझा पाएगा। किसी के भी पास चले जाओ, हमारे देश की 95% जनता ऐसी है जिसको इंस्टॉलमेंट निकालना नहीं आता है, और वो बेवकूफ बन रही है। जहां 2,000 रुपए कर्जा चुकाना चाहिए वहां 2,500 कर्जा चुका रही है। हमारे देश की 95% जनता बेवकूफ बन रही है आज तक, और आप भी बनोगे जिंदगी भर। तो ये लेक्चर ढंग से सुन लो आज। मेरे अलावा आपको कोई जिंदगी में दोबारा सिखाने वाला ही नहीं मिलने वाला। सुन लो, घर का कर्जा लोगे ना बेवकूफ बनोगे, लाखों रुपए फ्री का दे के आओगे। हल्के में मत लो इस चीज को। ये कोई वैसी पढ़ने के लिए नहीं है कि आप एग्जाम की, ये जो टॉपिक है ये केवल आपके एग्जाम के लिए नहीं है, आपकी जिंदगी भर काम आएगा, जिंदगी भर। कर्जा तो लोगे तुम, गाड़ी खरीदोगे, इतनी तनख्वाह थोड़ी ना मिले कि एक साथ चुका दोगे। सब इंस्टॉलमेंट पर कर्जा लेता है और सरकारी आदमी। सुनो ये बात, ध्यान से सुनना, बिना बकर बकर करे। मर भी रहे हो तो भी आंख खोल के देखते रहो अभी, ठीक है? कोई कुछ नहीं बोलेगा, सुनो चुपचाप, चुप एकदम सब। 10,000 रुपए एक आदमी ने कर्जा लिया, लिया गया कर्ज है, ठीक है? आप बोलोगे जी बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं। तो बैंक आपसे बोलता है कि हम आपसे जो है
ब्याज लेंगे 10% पर एनम के हिसाब से, जो कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है। आप बोलोगे जी सर। तो बैंक जो है आपको एक लिस्ट बना के दे देगा कि भाई 10% के हिसाब से 3 साल बाद आपको 13,310 रुपए चुकाना होगा। तो आपका बकाया जो कर्ज है, जो ड्यू डेब्ट है, 13,310 रुपए है। बैंक आपसे यह नहीं कहता कभी भी जब आप कर्जा लेते हो कि भाई आपने 10,000 का कर्जा लिया ना। बैंक आपसे कहता है हमेशा कि तुम्हें 3 साल बाद 13,310 रुपए चुकाना है। यह बैंक की लाइन होती है। यह आपका ड्यू डेब्ट है, जो बकाया कर्ज है मेरे दोस्त, वो 3 साल बाद 13,310 है। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही बात समझ में आ गई। क्लियर? बैंक कभी नहीं कहता कि आपने 10,000 रुपए कर्जा लिया है ना। बैंक ये कहता कि भाई तेरे पे 13,310 रुपए का कर्ज बकाया है, जो तुझे 3 साल बाद चुकाना है। तो अगर आप इकट्ठा पैसा चुकाना चाहते हो तो आप 3 साल बाद 13,310 रुपए बैंक के हाथ में रख दो, झगड़ा खत्म, आपका कर्जा खत्म। ये हुई एक बार में काम खत्म करने की। लेकिन आप बोलते हो कि मैं एक साथ पैसा नहीं चुका सकता, तो मैं धीरे धीरे करके पैसा चुका दूंगा। आप बोलोगे जी सर, बिल्कुल सही बात समझ में आ गई। तो आपने बोला भैया बैंक वाले, एक काम करो ना, आप मेरे ना हर साल की किस्त बना दो, मैं हर साल के एंड में उतना पैसा आपके बैंक में जमा करता रहूंगा। तो बैंक वाले से आपने क्या करा, तीन इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट बंधवा ली। 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट मेरे दोस्त आपने बैंक वालों से बंधवा ली कि भाई आप मुझे बता दो कि मैं जो है हर साल के एंड में इतना पैसा बैंक में जमा करता रहूंगा। तो बैंक वाला बोला ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे भी कर लोगे। ठीक है भाई, ईयरली की जैसे ईयरली कैलकुलेट है वैसा आप मंथली भी कर सकते हो। ये इंस्टॉलमेंट मंथली भी हो सकती है, ईयरली भी हो सकती है, पर डे की भी हो सकती है। ठीक है दोस्त, 10% पर एनम प्रति वर्ष है। समझ में? तो आपने बैंक से कहा कि हम जो है 3 साल की इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट बंधवा लेते हैं। आप बोलोगे जी सर, बिल्कुल सही। सबसे पहला बेवकूफ कहां बनाया जाता है आपको? बैंक वाला कहेगा कि 13,310 रुपए का कर्जा तुम्हें 3 साल बाद चुकाना है। तो एक काम करो, हर साल के एंड में 13,310/3 रुपए चुकाते रहो, आपका कर्जा उतर जाएगा। हर साल के एंड में इतना पैसा देते रहो, आपका कर्जा चुक जाएगा। ये गलत है, बैंक ने आपको यहां पे लूट लिया है, या लाला जी ने। ऐसा नहीं होता, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। पैसा जो होता है ना, पैसा केवल वो करेंसी नहीं है कि जो नोट के ऊपर वैल्यू लिखी हुई है, वो नहीं है। पैसे की कीमत हर साल बढ़ती और घटती रहती है। सुनिएगा मेरे दोस्तों, पैसे की कीमत तभी है वो किसके पास है, किस टाइम पे पैसा किसके पास है, ये बहुत डिपेंड करता है। आपको पैसा चुकाना था 13,310 रुपए, ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 साल के बाद। लेकिन अब आप पैसा चुका रहे, 3 साल तक वो पैसा मतलब किसके पास रहता? आपके पास रहता, और एक साथ वो पैसा बैंक के पास चला जाता। लेकिन आपने ईयरली इंस्टॉलमेंट बंधवा ली है, तो यानी कि हर साल के एंड में ही बैंक के पास थोड़ा थोड़ा पैसा पहुंचता रहेगा। यह मतलब है हर साल के एंड में बैंक के पास पैसा पहुंचता रहेगा। तरीका नंबर 2 कि कैसे बेवकूफ बनाया जाता। आज आपने कर्जा लिया, आज आपने ये इस टाइम पीरियड पे आपने कर्जा लिया, तो बैंक वाला कहता है कि भाई तेने देखिए 10,000 रुपए कर्जा लिया है, 3 साल बाद 13,310 रुपए चुकाना है। आप बोलोगे हां जी चुकाना है। तो तेने किस्त बंधवा ली, 3 किस्त बंधवा ली, 13,310/3 रुपए की 3 किस्त बन गई। ला, पहली किस्त में भी रख लेता हूं, ये बाकी तू ले जा, 2 किस्त बाद में चुका देना। कभी भी कर्जा लेते वक्त किस्त नहीं दी जाती है, दिमाग में ध्यान रखेगा। होम लोन में सबसे ज्यादा घपलेबाजी होती है। कभी भी कर्जा लेते वक्त किस्त नहीं दी जाती है। जो पहली किस्त आप पे करोगे,
पहली किस्त आप पे करोगे उस टाइम पीरियड के बाद जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है। आपने टाइम पीरियड डिसाइड किया कि मैं किस्त ईयरली वार्षिक किस्त जमा करूंगा, तो आपने अगर आज कर्जा लिया है तो पहली किस्त दोस्त आपको 1 साल के बाद देनी है, यानी कि यहां आपकी पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी I1। समझ में आया? ये बात क्लियर हुई तुमको? यस और नो कुछ तो बोलो। बकर बकर करने को तो खूब जवान हिलती है तुम्हारी, जब मैं कुछ पूछता हूं कि बुद्धि में आया तो बोलते नहीं हो। जो मैंने स्टेटमेंट बोला क्या आपको समझ में आया? आपने कर्जा लिया है यहां इस टाइम पीरियड पे, तुरंत किस्त कभी भी कोई पे करने के लिए बोले नहीं करना। आपने किस्त जो है, एक बच्चा कह रहा है कि पहले दो या बाद में दो क्या फर्क पड़ता है? बेटा बहुत फर्क पड़ता है। तुझे 10,000 रुपए का कर्जा चुकाना है, तो आज चुकाए या 1 साल बाद चुकाए, दोनों में फर्क है। अगर 10,000 रुपए 1 साल तक तुम्हारी जेब में रहे ना, तो उन 10,000 रुपए से तुम 10,500 रुपए कमा सकते हो। कौन सा पैसा किस टाइम पीरियड पे किसके पास है बहुत जरूरी है। आपके पास पैसा पड़ा रहता है तो वो 10,000 नहीं होता, वो 10,000 का आप बिजनेस पे इन्वेस्ट करोगे, काम धंधा करोगे तो उसका 11,000 बनाओगे कि नहीं बनाओगे। ये मैटर नहीं कि कर्जा आज चुकाओ या कल चुकाओ। अरे कर्जा तुम 10 साल बाद चुका रहे हो, तुमने अपने 10 साल तक अपनी पॉकेट में पैसा रखा, तो उस पैसे का प्रयोग करके कोई बिजनेस काम धंधा करके उस पैसे की कीमत बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे। कर्जा आज चुकाने और 10 साल बाद चुकाने में फर्क है। क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात? मैं बार बार बोल रहा हूं कि पैसा किसकी झोली में पड़ा हुआ है यह मायने रखता है। ठीक है भाई? तो ये आपने पहली किस्त, आप ये कहानी समझ में आ रही जो लिखी हुई है, ये तो पूरी समझ में आ गई। आपने कर्जा लिया मेरे दोस्तों, ये पहली किस्त कभी भी कर्जा लेते वक्त नहीं दी जाती। आपने बोला कि मैं वार्षिक किस्त जमा करूंगा ईयरली, तो पहली किस्त इसके 1 साल बाद दी जाएगी मेरे दोस्तों। ठीक है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। अच्छा ये बताओ स्टूडेंट, ब्याज की दर कितनी है? ब्याज की दर है 10% पर एनम। 10% का मतलब होता है 1/10। ब्याज की दर कितनी है? 1/10। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है? 11/10। तो आप मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई, कि सपोज अगर आज आपने 10 का कर्जा लिया है, 10 रुपए का कर्जा लिया है, तो 1 साल बाद कितने की किस्त आपको लौटानी पड़ेगी? 11 की लौटानी पड़ेगी। ये बात समझ में आ गई? अगर आज आपने 10 का कर्जा लिया है तो 1 साल बाद 11 की लौटानी पड़ेगी कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं। अच्छा, इसके 1 साल के बाद मेरे दोस्तों आप दूसरी किस्त लौटाओगे। इसके 1 साल के बाद आप दूसरी किस्त लौटाओगे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, आप कहोगे I2, जिसको हम कहते हैं I2। इसके 1 साल के बाद आप तीसरी किस्त लौटाओगे मेरे प्यारे भाई, जिसको हम कहेंगे I3। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल, बात समझ में आ गई। जैसे ही आप किसी भी बैंक की सिस्टम में, किसी भी लाला जी के पास जिस क्षण आपने आखिरी किस्त जमा करी कि लाला जी ये लो आखिरी किस्त, उसी क्षण आपका कर्जा समाप्त हो जाता है। कर्जा कब समाप्त होगा? जिस क्षण आप आखिरी किस्त पे करते हो, यानी कि आपको आखिरी किस्त इतनी धनराशि की देनी होती है जिससे आपका कर्जा समाप्त हो जाए। तो तीसरी किस्त देने 3 साल हो चुके हैं टोटल, 1 साल 1 साल 1 साल, 3 साल बीत गया। जैसे ही आपने तीसरी किस्त जमा करी मेरे प्यारे भाई, आपका जो है कर्जा उतर जाएगा।
आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करेंगे। चलिए इधर देखिए, चलो अब ध्यान से सुनिएगा। एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है? 11। ब्याज की दर 10% है, एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 10:11। अगर आज आपने 10 रुपए कर्जा लिया है तो एक साल बाद 11 चुकाना होगा। अगर आज आपने कर्जा लिया है 10 स्क्वायर तो 2 साल बाद कितना चुकाना होगा? 11 स्क्वायर। ये बात समझ रहे हैं? यानी कि मेरे दोस्तों, अगर आज आपने 100 रुपए कर्जा लिया है, 100 कर्जा लिया है, तो 2 साल बाद आपने कितना चुकाना होगा? 121 चुकाना होगा। ये एक रेशियो है, ये रेशियो है। बात समझ में आ रही है? अगर आज आपने 10 कर्जा लिया है तो 1 साल बाद 11 चुकाओगे। अगर आज आपने 100 कर्जा लिया होगा तो 2 साल बाद 11 स्क्वायर चुकाओगे। अगर आज आपने 10 का क्यूब 1000 कर्जा लिया है तो 3 साल बाद कितना चुकाओगे? 11 का क्यूब 1331। अगर आज आपने 1000 रुपए का कर्जा लिया है, 1000 का, तो 3 साल बाद आपको 1331 रुपए चुकाना है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, ये देखिए ध्यान सुनिएगा। 1 साल बाद आपने बैंक को जाके 11 रुपए दे दिए। ये 11 रुपए जो आपने दिए कितने के कर्जे को खत्म कर रही है? जो आपने शुरुआत में 10 का कर्जा लिया होगा। 2 साल के बाद आपने 121 रुपए चुकाए। ये 121 रुपए कौन से कर्जे को खत्म कर रहे हैं? जो आपने 2 साल पहले 100 रुपए का कर्जा लिया होगा उसको। 3 साल बाद आपने 1331 रुपए चुकाए। ये कौन से कर्जे को खत्म कर रहे हैं? जो आपने 3 साल पहले 1000 रुपए का कर्जा लिया था उसको खत्म कर रहे हैं। आप बोलोगे जी सर ये हो गया, तो रेशियो बन गया। ये 11 स्क्वायर, ये 11 क्यूब क्या है? ये इंस्टॉलमेंट है। आप बोलोगे हां जी सर इंस्टॉलमेंट है, बात समझ में आ गई। लेकिन यहां क्या बोला है? आपने इक्वल इंस्टॉलमेंट बनवाई है। ये इंस्टॉलमेंट तो अलग अलग दिख रहा है आपसे। आपने तो बोला था बैंक वाले से कि इक्वल। जो नहीं समझे उनमें अभी क्षमता नहीं है, तार्किक क्षमता समझने की। जब 10 साल बाद लोन लोगे अपने आप समझ जाओगे। ठीक है ना? इतना वो नहीं कि मैं इससे ज्यादा एक्सप्लेन करूं। बुद्धि में आ गया तो ठीक है, नहीं है तो भाड़ में जाइए। ठीक है दोस्त, इक्वल इंस्टॉलमेंट आपसे करने के लिए बोला, तो ये तो इक्वल कहीं से भी नहीं है भाई। ये 11 की इंस्टॉलमेंट है। शब्दों को सुनो, सड़ी बुद्धि की तरह बोर्ड पे मत देखो, शब्दों को सुनो। 11 की है, ये 121 की, 1331 की, तो गलत बात है। तीनों इंस्टॉलमेंट को बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए क्या कर लेते हैं? तीनों को 1331 बना लेते हैं। भाई 11 स्क्वायर है, यहां किससे गुणा कर लेते हैं? अपन लोग 11 से गुणा कर लेते हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। भाई ये 11 है, यहां किससे गुणा कर लेते हैं? अपन लोग 11 स्क्वायर से गुणा कर लेते हैं। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट है। तो भाई ये 11 है भाई, इसको 1331 बनाने के लिए 11 स्क्वायर से गुणा करना होगा 11 स्क्वायर से। तो यहां भी 11 स्क्वायर 121 से गुणा करोगे 1210 हो जाएगा। यानी कि 1210 का कर्जा अगर आज आपने लिया है तो वही 1 साल बाद 1331 चुकाना पड़ा है भाई। ये 121 है भाई, इसको 1331 बनाने के लिए 11 से गुणा करना होगा 11 से। ठीक है, तो यहां भी 11 से गुणा करेंगे तो 1100 हो जाएगा। यानी कि 1100 का आपने कर्जा लिया तो 2 साल बाद 1331 चुकाना पड़ा। ये 1000 कर्जा लिया है तो 1331 चुकाना पड़ा। आप ऐसे समझो, हाँ प्रिंसिपल डिफरेंट ऐसे समझो कि ये 1 साल के बाद जो आपने 1331 की किस्त दी है, ये आपके किस कर्जे को उतार रही है? 1 साल पहले अगर आपने 1210 का कर्जा लिया है वो कर्जा आपने उतार दिया। ये 2 साल बाद जो आपने 1331 रुपए की किस्त जमा करी है वो किस कर्जे को उतार रही है? भाई 2 साल पहले जो आपने 1100 का कर्जा लिया था वो उतार रही है। ये 1331 रुपए की जो आपने तीसरी और आखिरी किस्त जमा करी है, ये कौन से कर्जे को उतार रही है? भाई 3 साल पहले अगर आपने कोई 1000 रुपए का कर्जा लिया है उसको उतार रही है। आप बोलोगे जी सर तीनों इंस्टॉलमेंट आपने इक्वल कर ली
और इस हिसाब से जो आपने कर्जा उतारा है मेरे प्यारे भाई, वो ये उतारा, इनिशियल आपने ये कर्जा उतारा है, ठीक है ना। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही है भाई, ये जो किस्तें हैं आपके इनिशियली इतने कर्जे को उतार रही हैं। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल, बात समझ में आ गई। तो टोटल कितना हो गया, 1210, 1100 और 1000, तो टोटल हो गया मेरे दोस्तों 3310। 3310 के कर्जे को ये आपकी तीन किस्तें 1331, 1331 और 1331 की उतार देंगी। सवाल में जो आपने इनिशियल कर्जा लिया वो कितना लिया है, 10,000 रुपए का लिया है। तो 3310 की वैल्यू जो है मेरे प्यारे भाई 10,000 रुपए है, ठीक है भाई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहां से एक की वैल्यू कितनी है, तो एक की वैल्यू 0 से 0 काट देंगे, 1000/331। आप बोलोगे हां जी बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, ईच इंस्टॉलमेंट कितने की है, ईच इंस्टॉलमेंट है 1331 की। ईच इंस्टॉलमेंट कितनी है मेरे प्यारे भाई, 1331 की है। तो 1331 की वैल्यू कितनी होगी, 1331 की वैल्यू कितनी होगी भाई, यहां से निकाल लीजिए मेरे प्यारे भाई, ये आ जाएगी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल ही आ जाएगी। प्रत्येक किस्त कितने की है, प्रत्येक किस्त 1331 की है। तो जरा इसको कर लेते हैं भाई, 1331 डिवाइडेड बाई 331 इंटू 1000, यह आ गया 4021 रुपए। ये अप्रोक्स में मेरे प्यार भाई 4021 रुपए आ गया, लगभग में ये आ गया। क्लियर है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल, बात समझ में आ गई, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप प्यार से समझिएगा, अगर आप 10,000 रुपए उधार लोगे तो आपके पास कर्ज चुकाने के दो रास्ते हैं। कौन से दो रास्ते, या तो 10,000 रुपए आपने कर्जा लिया है 3 साल के लिए, तो चुकाने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता कि आप 3 साल बाद इकट्ठे 13,310 रुपए दे दो इकट्ठे। सेकंड रास्ता कि आप इकट्ठे ना देके 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में कर्जा चुकाओ। इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में कर्जा चुकाओगे हर साल के एंड में। तो मैंने आपको बताया कि इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए ऐसा मत करना कि 3 साल बाद 13,310 चुकाना, तो एक साल में कितना दोगे, 13,310/3, गलत है वो। इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट, पहले इंस्टॉलमेंट आज कर्जा लिया उसके 1 साल बाद दोगे, दूसरी इंस्टॉलमेंट उसके 1 साल बाद दोगे, और तीसरी इंस्टॉलमेंट 3 साल बाद दोगे, जो आखिरी इंस्टॉलमेंट होगी। और जैसे ही आखिरी इंस्टॉलमेंट पे करोगे कर्जा खत्म हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट पे चलता है सक्सेसिव। अगर ब्याज की दर 10% है, आज 10 उधार लोगे 1 साल बाद 11 हो जाएगा। आज 100 उधार लोगे 2 साल बाद 121 हो जाएगा। 1000 उधार लोगे 3 साल बाद 1331 चुकाना होगा। इंस्टॉलमेंट को हमने यहां से इक्वल कर लिया तो ये कर्जा उतरा। अगर 1 साल बाद आपने 1331 बैंक में जमा करा है तो इसका मतलब 1 साल के पहले का अगर आपके ऊपर 1210 का कर्जा होगा वो उतर गया होगा। भाई समझ में आया कि नहीं? थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करो, भगवान के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करो। ये ठीक है भाई। अगर आपने 2 साल बाद बैंक में 1331 रुपए जमा करें तो इसका मतलब आपने 2 साल पहले कोई 1100 का कर्जा लिया होगा, वो उतर गया है। अगर आपने 3 साल बाद बैंक में 1331 जमा करें तो आपने शुरुआत में 1000 रुपए का कोई कर्जा लिया होगा, वो उतर गया है। आपने शुरुआत में यानी कि टोटल कर्जा कितना लिया भाई, इन तीनों को जोड़ेंगे 3310। टोटल कर्जा आपने लिया था 10,000 रुपए, इसके बराबर है 1 की वैल्यू ये। प्रत्येक किस्त कितने की है, ये प्रत्येक किस्त 1331 की है, उसकी वैल्यू निकाली। तो प्रत्येक किस्त की कीमत है मेरे प्यारे भाई, प्रत्येक किस्त जो आप बैंक को दोगे वो 4021 रुपए की दोगे मेरे प्यारे भाई। जो आप ईच इंस्टॉलमेंट मेरे दोस्तों जमा करोगे वो कितने की करोगे, 4021 रुपए की करोगे मेरे दोस्तों। समझ में आया? तो या तो आप 13,310 रुपए इकट्ठा जमा कर दो, या फिर हर साल के एंड में 4021 रुपए देते रहो तो आपका कर्जा उतर जाएगा। देखिएगा बैंक आपको कैसे पागल बना रहा था। बैंक कह रहा था कि भाई हर साल तुझे कर्जा चुकाना, 3 साल बाद 13,310, हर साल इतने देते रहना। तो 13,310 का
डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो कितना आएगा, 4,436 रुपए आता। बैंक आपसे ले लेता इतना पैसा, लेकिन एक्चुअल में आपको देना कितना है, केवल ये। तो इतना फायदा बैंक को हो जाता कि नहीं हो जाता? आप बोलोगे जी सर, भाई बैंक तो आपसे कह रहा था कि इतना कर्जा चुकाना है, तू किस्त बंधवा रहा, ले इतने की किस्त बांध दी तेरी, लेकिन किस्त तो इतने की बंधनी चाहिए। इतने का बीच का जो गैप है वो बैंक का फायदा हो जाता कि नहीं हो जाता? क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल से। अब हर बच्चे के मन में डाउट आएगा, ये बिजनेस का प्रपोजल भी है, हर बच्चे के मन में डाउट आएगा कि सर ये कम क्यों आया हमको। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ये बात भी समझ लो, चलो ये भी क्लियर करता हूं कि 3 साल बाद अगर आप इकट्ठा पैसा लौटाते तो 13,310 रुपए ही पे करना पड़ता। लेकिन जब आपने 3 किस्तों में पैसा लौटाया 3 किस्तों में, तो हर किस्त 4,021 रुपए की पे करनी पड़ी है। ये भी 4,021 की, ये भी 4,021 की, ये भी 4,021 की। तो आप मुझे बताओ मेरे प्यारे में, 3 किस्तों में आपने कितना पैसा लौटाया है टोटल? तो 3 किस्तों में आपने पैसा लौटाया 12,063 रुपए। 12,063 रुपए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सर। यानी कि आप इकट्ठा पैसा लौटाते तो 10,000 का 13,310 देना पड़ता, तो आपको ब्याज देना पड़ता 3,310 रुपए, इतना ब्याज देना पड़ता। लेकिन जब आप किस्तों में लौटा रहे हो 4,021 की 3 किस्तों में, तो आपको 10,000 का कर्जा लिया था, चुकाना पड़ा इतना, तो आपको ब्याज केवल 2,263 देना पड़ा। तो इस हिसाब से आपको ब्याज केवल कितना देना पड़ा, 2,063 रुपए देना पड़ा। आप बोलोगे बिल्कुल सही। तो आप बताओ इसमें फायदा है कि इसमें फायदा है? इसमें फायदा है कि इसमें फायदा है? समझ में आया? फायदा इसमें है कि फायदा इसमें है? जवाब दो। दस हजार का 12,063 दोगे तो 2,063 ही तो फालतू गया। 12,000 फायदा किसमें? तो आप कहोगे इंस्टॉलमेंट पे। अब आपके मन में वाजिब सवाल आएगा कि सर ये तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, ये तो आपने कंपाउंड टेस्ट में भी इस टाइप की चीजें समझाई हैं, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? एक्चुअली ध्यान से समझिएगा, ध्यान से इस बात को समझिएगा। आपको ठीक है भाई, इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट आपने बंधवाई थी, इंस्टॉलमेंट में फायदा है। ये फायदा क्यों हुआ आज मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा, बुद्धि लगाइए। आपको लगेगा कि ऐसा करने से तो सर बैंक घाटे में चला गया, बैंक अपना घाटा। इंस्टॉलमेंट में बैंक का भी फायदा है और आपका भी फायदा है। क्यों? समझिएगा ध्यान से। एक्चुअली में मैं बार बार एक लाइन बोल रहा हूं कि पैसा किसके पास है जिस समय, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 10,000 रुपए उधार लिया, 10,000 रुपए उधार लेके आप अपने पॉकेट में ले आए और आपने बैंक को 3 साल बाद 13,310 चुकाया, तो पैसा 3 साल तक आपकी पॉकेट में रहा, आपकी पॉकेट में। आपने उससे बिजनेस करा, आपने उससे दारू पिया, आपने उसको सड़क पे उड़ाया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी पॉकेट में रहा, बैंक उसका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब आप हर साल के एंड में बैंक में पैसा जमा करते हो, हर साल के एंड में बैंक में 4,021 जमा करते हो, तो बैंक 1 साल बाद आप बैंक के पास पहुंच गए 4,021 रुपए लेके, तो बैंक उसको अपनी जो है उसमें नहीं रखता, अलमारी में। बैंक इस पैसे को फिर से दूसरे आदमी को दे देता है कर्जे के लिए। तो भैया इस 4,021 रुपए की भी बैंक अपनी कीमत बढ़ाएगा। इन दोस्त जो पैसा बैंक के पास 3 साल बाद पहुंचना था, जो पैसा बैंक के पास 3 साल बाद पहुंचना था, वो पैसा बैंक के पास 1 साल बाद ही पहुंच गया। पहले पैसा बैंक के पास आता 3 साल बाद, आज वो 1 साल बाद ही आ गया 4,021 रुपए। उस पैसे को बैंक दूसरे आदमी को दे देगा या बैंक अपने बिजनेस में लगा लेगा। तो इस पैसे की कीमत बैंक 4,021 नहीं है, ये पैसे की कीमत बैंक बढ़ा लेगा। अगले 1 साल बाद आपने 4,021 रुपए और दे दिया,
ये पैसा भी बैंक को 3 साल बाद मिलना था, बैंक को 1 साल पहले ही मिल गया, तो इस पैसे को बैंक कीमत और बढ़ा लेगा। और तीसरी किस्त आपने 4021 की देके कर्जा खत्म कर लिया। तो आपको लग रहा होगा कि बैंक को तो केवल 12,063 रुपए मिले, नहीं, ऐसा नहीं है। बैंक को पूरा ही इतना पैसा मिला है, बशर्ते वो आपसे नहीं मिला है, वो किसी दूसरे कस्टमर ने दिया होगा। अब बात समझ में आई कि कैसे इंस्टॉलमेंट काम करती है। मतलब ये हुआ है, इनडायरेक्टली वे में अगर मैं कहूं कि केवल आप बैंक को ब्याज नहीं देते हो, बैंक भी आपको ब्याज देता है। आप अगर बैंक को पैसा इकट्ठे लौटाते 13,310 रुपए देने पड़ते, आप टाइम से पहले बैंक को पैसा दे रहे हो, टाइम से पहले बैंक को पैसा दे रहे हो, तो आपका भी कहने का ये हक है कि भाई बैंक, हम तुझे टाइम से पहले पैसा दे रहे हैं, हमारे कर्जे में छूट कर। तो बैंक आपको कर्जे में छूट कर देता है, लेकिन वो छूट दूसरे ग्राहक से वसूल लेता है। समझ में आया? तो बैंक का भी फायदा, आपका भी फायदा। ये ऐसे पूरे इंस्टॉलमेंट का बिजनेस काम करता है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई है, और इससे बेहतरीन और सटीक तरीके से आप कभी जिंदगी में दोबारा नहीं सीखोगे कहीं से भी। समझ में आई ये बात? क्लियर है? यस और नो? तो ये केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था, ये आपकी जिंदगी के पॉइंट ऑफ व्यू से था। ठीक है? बेटा, इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट करने, कृपया ढंग से पढ़ो। ठीक है ना? चलिए, अब एक बच्चों के मन में आएगा डाउन पेमेंट। ठीक है ना? बार बार बच्चे एक चीज पूछ रहे, कैश डाउन पेमेंट क्या होता है? ठीक है ना? कैश डाउन पेमेंट, कैश डाउन पेमेंट। तो इसमें भी देखिए, मैंने आपको बताया कि कहां कहां आपको मूर्ख बनाया जाता है। 3 तरीके से आपको मूर्ख बनाया जाता है। पहला तरीका मूर्ख बनाने का कि भाई आपने इतना कर्जा लिया, आपको इतना चुकाना है, तो आपसे पहली बात तो बोलता है कि इतने की किस्त आपको देनी है, बटे 3 की, जो पूर्णतः गलत है। इतने की क्यों दे? पैसा तुझको टाइम से पहले दे रहे हैं, तो इतना थोड़ा ना देंगे, हम बरत के दें फिर तुझे। है भाई, जब हमको पैसा इतना ही देना है तो हम धीरे धीरे क्यों दे तुझको? हम अपने पास रखेंगे उस पैसे को, कोई और काम करेंगे। समझ में आया कि नहीं? ये दूसरा कि जब आप कर्जा लेते हो तो पहली इंस्टॉलमेंट जो है, जो आपने टाइम डिसाइड किया, यहां ईयरली टाइम डिसाइड है, तो 1 साल बाद दी जाएगी। आप मंथली डिसाइड करोगे तो 1 महीने बाद दी जाएगी। ठीक है? आप 6 महीने डिसाइड करोगे तो 6 महीने के बाद दी जाएगी। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। तीसरा, आपको ये बेवकूफ ये बनाया जाता है कि जो इंस्टॉलमेंट है, आप बैंक में जमा करते हो 4,021 रुपए की इंस्टॉलमेंट, तो बैंक वाला पता क्या कहता है? सर इंस्टॉलमेंट तो दे दी, ब्याज तो दिया ही नहीं, 4,021 रुपए पर जरा 10% ब्याज लगा के और दो हमें। अरे भाई, काय का ब्याज? इंस्टॉलमेंट तो ऑलरेडी ब्याज होता है, इंस्टॉलमेंट में ही इंक्लूड। तीसरा ये। दूसरा चौथा है मेरे प्यार में, कैश डाउन पेमेंट। अब इस कैश डाउन पेमेंट का क्या मतलब है? हाँ, नीतीश कह रहे हैं अगर कर्ज मंथली चुकाना पड़े। बेटा, अगर नीतीश अगर कर्ज मंथली चुका रहे हो तो जो एग्जांपल मैंने ईयरली में लिया है, बस वहां मंथली कर दीजिए, बात खत्म। यस प्रकाश। कैश डाउन पेमेंट का क्या मतलब है? जैसे मेरे दोस्तों, आपको एक बाइक लेनी है, आजकल बाइक बहुत महंगी हो गई, मोटरसाइकिल। आपको एक बाइक लेनी है, बाइक है 80,000 रुपए की। कितने की? 80,000 रुपए की बाइक है। आप बोलोगे जी सर, आपको मैं एग्जांपल से समझा देता हूं, कोई बहुत ज्यादा हार्डकोर कंसेप्ट नहीं है। निहाल कह रहे हैं, व्हाट इफ द बैंक डिड नॉट फाइंड अनदर कस्टमर टू गिव लोन? वाह निहाल। निहाल, आदमी के पास लोन लेने के लिए बैंक की कमी है, बैंक के पास लोन देने के लिए आदमियों की कमी नहीं है।
बैंक जो है अपना एक एक ईंट निकाल के लोन दे सकता है, इतनी दुनिया लोन मांगने वाली है। अगर आप में से जो तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको इजीली बैंक 50-50 लाख रुपए बिजनेस करने के लिए इजीली बैंक से अगर लोन मिलने लगे, तो आधे लड़के आज से ही सरकारी नौकरी की तैयारी करना छोड़ देंगे कम इंटरेस्ट रेट पे। तो लोगों को, मेरे दोस्तों, लोन मिलना मुश्किल है, बैंक को लोन देने के लिए ग्राहक मिलना में कोई मुश्किल नहीं होती है, ठीक है ना। रवि, ईएमआई या प्रीमियम या इंस्टॉलमेंट या किस्त, ये सेम चीज है जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी है। 80,000 में तो स्प्लेंडर भी नहीं आएगी। अच्छा, इतनी महंगी हो गई है क्या? कितने की हो गई है बाइक? हमने मेरे पिताजी को दिलवाई थी 2 साल पहले, 85,000 की पड़ी थी कोई। चलिए, देखिए, तो आपको एक बाइक लेनी है, बाइक जो है वो 80,000 रुपए की है, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, बढ़िया बात है। तो जब भी आप किसी महंगे प्रोडक्ट को खरीदने जाते हैं, तो उसमें ना एक किस्तों पे आप खरीदते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके जेब में 10 रुपया भी नहीं है और आप पहुंच जा रहे, भाई साहब बाइक लेनी है, पैसा नहीं है, इंस्टॉलमेंट में दे दीजिए। ऐसा नहीं होता है। जेब में 1 रुपया नहीं है और आप इंस्टॉलमेंट में बाइक ले आए घर को, ऐसा नहीं है। देखिए दोस्त, 80,000 रुपए की बाइक है, तो जो कंपनी होती है या जो बैंक वाले होते हैं, कंपनी का साठ गांठ होता है बैंक के साथ, तो वो एक ना अमाउंट फिक्स कर देते हैं मेरे दोस्तों कि 80,000 रुपए में से आपको मिनिमम मिनिमम 30,000 रुपए जमा करना होगा। मिनिमम, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, 30,000 रुपए आप जमा करवाइए। जब तक आपके पास 30,000 नहीं है, आप पैदल चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपना तेल खुद निकालिए। 30,000 रुपए आपको मिनिमम जमा करने हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं कैश डाउन पेमेंट, कि आपको किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मिनिमम इतना पैसा जमा करना है। फिर आप कहोगे सर बचे 50,000 का क्या? तो बचे 50,000 की आप किस्त बंधवा लोगे। बचे 50,000 रुपए की आप मेरे प्यारे भाई किस्त बंधवा लोगे। और किस्त बंधवाने में आपकी स्वतंत्रता होती है कि आप मंथली बंधवाएं, ईयरली बंधवाएं। बहुत सारे लोगों को प्रेशर किया जाता है कि मंथली किस्त बंधवाओ या ईयरली बंधवाओ। नहीं, वो आपकी खुद की आ जाती है। कोई भी बैंक, सरकार, कोई भी साहूकार आपसे मजबूरन किस्त बंधवाने के लिए जो है आपको फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है भाई। तो 30,000 रुपए आपको मिनिमम जमा करना और बाकी 50,000 रुपए की किस्त बंधवा लोगे, और वो इस प्रोसेस पे काम करेगी जो प्रोसेस मैंने आपको समझाया है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे भाई, और यहां पे कोई आपका ब्याज भी होगा। तो बहुत सारे लोगों को ऐसे बेवकूफ बनाया जाता है कि भाई 30,000 रुपए आप जमा कर रहे हो, तो इस 30,000 रुपए पर भी ब्याज ले लेते हैं। भाई इस पे ब्याज का क्या मतलब है? इस पे तो ब्याज का कोई मतलब ही नहीं है, तो कभी भी ब्याज इस पे मत देना। जो बाकी आपने लोन लिया है, वो लोन आपको कंपनी ही दिलवाती है, अपने बैंक के साथ साठगांठ होती है। तो मेरे दोस्तों, उससे आप जो है उसकी किस्त बंदेगी, इस पर आपको कुछ नहीं देना। तो इसी को हम बोलते हैं कैश डाउन पेमेंट, कि मिनिमम आपको इतना पैसा जमा करना है। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक, मुझे लगता है कि आपको सारी बातें बहुत अच्छे समझाई हैं मैंने। अब हम इस पे बेस सवाल करते हैं, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल करेंगे, इंस्टॉलमेंट के। चलिए आ जाइए, कोई डाउट है तो। अब भैया मैं मुझसे उम्मीद बिल्कुल ना करो, ठीक है ना। अब तो भगवान से उम्मीद रखिए। आगे चले हैं, ये बताओ। क्वेश्चन नंबर है मेरे प्यारे भाई आपके सामने 1, करिए।
हाँ जी मुकेश, वैसे ज्यादा कर्जा नहीं लेना चाहिए। आप सरकारी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो थोड़ा बहुत कर लीजिएगा, कर्जा मत लीजिएगा, समझे। सर हमको आईफोन लेना है 80,000। अच्छा, जी जवाब दीजिए। अच्छा मैं बताता हूं एक क्वेश्चन, उसके बाद आप उड़ उड़ के करोगे। ए मोबाइल फोन इज ए मोबाइल फोन इज अवेलेबल फॉर 79,860 rupees by cash payment or by paying cash of 60,000 rupees as down payment and the remaining amount in 3 equal annual installment। बच्चे कह रहा आप टीचर होके ब्राइब के लिए कह रहा हूं, मैं ब्राइब के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं किडनी बेचने के लिए कह रहा हूं भाई। मैं एक मानववादी व्यक्ति हूं दोस्त, ठीक है ना। चलिए अब देखिए आईफोन खरीदने के तो वही तरीके हैं, या तो बैंक से कर्जा ले लो, घर बार प्रॉपर्टी जमीन सब उस पर रख दो, किस्त पे रख दो, या फिर किडनी बेच दो। इतने महंगे तो आईफोन हो चुके हैं। देखिए एक मोबाइल फोन अवेलेबल है 79,806 के कैश पेमेंट पे और बाय पेइंग कैश ऑफ 60,000 एज डाउन पेमेंट एंड द रिमेनिंग अमाउंट इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। इफ द शॉपकीपर चार्जेस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, देन द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट विल बी। ध्यान से समझिएगा, एक मोबाइल फोन को या तो 79,860 रुपए का कैश पेमेंट खरीद के ले आओ। एक मोबाइल फोन को खरीदने का तरीका क्या है कि 79,860 रुपए कैश पेमेंट करो और मोबाइल को घर ले आओ, आह इंजॉय करिए। या फिर दूसरा तरीका कि 60,000 रुपए का कैश डाउन पेमेंट कराओ, 60,000 रुपए जमा करो और बाकी जो पैसा है, बाकी कितना पैसा है 79,860 में से 60,000 घटाइए, 19,860। 19,860 रुपए के अमाउंट की मेरे दोस्तों आप किस्त बंधवा लीजिए और जो किस्त बंधवाओगे उन पे इंटरेस्ट लगेगा 10% पर एनम का, जो कि एनुअली कंपाउंड होगा। तो आपसे पूछा ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई आपको कंपाउंड टेस्ट देना है 10%। 10% मतलब होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 11/10। तो पहली इंस्टॉलमेंट मेरे दोस्तों 10 से 11 जाएगी, दूसरी इंस्टॉलमेंट मेरे प्यारे भाई 10 स्क्वायर से 11 स्क्वायर होगी। तीसरी इंस्टॉलमेंट के लिए अगर आपने 1,000 कर्जा लिया है तो आपको 1331 चुकाना होगा। तो मेरे प्यारे भाई ये होती हैं जो राइट साइड में है वो इंस्टॉलमेंट होती है, इंस्टॉलमेंट आपको इक्वल रखनी है। सवाल को ढंग से पढ़ेंगे। ये 1331 है तो भैया यहां भी 1331 बनाने के लिए 11 से गुणा करेंगे, यहां 1331 बनाने के लिए 121 से गुणा करेंगे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है भाई, ये 1210 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई मेरे सुंदर दोस्त, आप एक बात बताइए कि इस हिसाब से भैया आपने टोटल इतने कर्जे की किस्त बंधवाई है, टोटल आपने इतना कर्जा लिया, कितना है ये 1210 प्लस 1100 प्लस 1,000 3310, 3310। तो 3310 का आपने कर्जा लिया है, सवाल के अकॉर्डिंग 19,860 रुपए की किस्त बंधवाई है आपने। स्टूडेंट बताइए कितने गुना है, तो कोई अंधा भी कहेगा सर 6 गुना है, 6 टाइम्स है। तो ईच इंस्टॉलमेंट प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है, तो प्रत्येक किस्त की राशि है ये 1331, 1331, 1331। तो प्रत्येक किस्त की राशि है मेरे प्यारे भाई 1331। इसका भी कितने गुना होगा, 6 गुना होगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि यूनिट डिजिट 6 इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आप 1331 का डायरेक्ट मल्टीपल भी चेक कर सकते थे।
सर आज 12 बजे ऐप बंद रहेगी ना? समझे नहीं सूरज, क्या है 12 बजे? कुमार कह रहे सर जॉब लेकर लेंगे आईफोन प्रो मैक्स। भाई कुमार प्लीज मुझे भी देना। मुझे भी देना यार। कब तक मैं ये नोकिया 1100 खींचता रहूंगा? ये बताइए अगला सवाल। अबे मेरे बारे में भी कुछ सोचो, कि केवल अपने बारे में सोचते रहते हो तुम लोग हैं। इतना सस्ता में तुमको पढ़ाया, इतना बढ़िया से तुमको पढ़ाया, तुम्हारा सुख दुख में साथ दिया, डांटा तुमको, पुचकारा भी है। मेरे बारे में भी को तो कुछ सोचो। अच्छा गौतम, ओके 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 सूरज। चलिए बताइएगा। A man purchased a motorbike for a certain price and promised to pay the price in two equal installment of rupee 13,230 at the rate of 5% per annum compounded annually. Find cost price of motorbike. सवाल है, एक आदमी एक मोटरसाइकिल एक निश्चित कीमत पर खरीदता है भाई, और उसे मेरे दोस्तों पे करता है कि दो इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, ये इंस्टॉलमेंट दे रखे 13,230 रुपए की, दो इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में चुका दूंगा। 5% यानी कि 1/20 ब्याज की दर है, एनुअली कंपाउंड हो रहा है। तो आपसे पूछा है मोटर बाइक का कॉस्ट प्राइस क्या है। दो किस्तों में आपको चुकाना है, ब्याज की दर 5%, 1/20 है, यानी कि 20 से कितना 21। एक साल बाद 20 लोगे तो 21 चुकाना होगा। 2 साल में 20 स्क्वायर से 21 स्क्वायर, 400 अगर उधार लोगे तो 441 की किस्त चुकानी होगी। तो सेम कर लेते, 441 है तो यहां भी 441 बनाने के लिए 21 से गुणा कर देते, 21 से। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। देखिए मैंने ना किस्तों को सेम बना दिया, ये भी 441 है, ये भी 441 है। सवाल में 441 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 13,230 रुपए दे रखी है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। कितने गुना है? तो आपका जवाब होगा सर 30 टाइम्स, इट इज 30 टाइम्स। तो मोटरसाइकिल का सीपी, तो भाई आपने इतने रुपए के कर्जा लिया था ना, ये मोटरसाइकिल का सीपी हो जाएगा 420 और 400 820। 820 आप बोलोगे जी सर। तो 820 का मेरे प्यारे भाई 30 टाइम्स कितना हो जाएगा? 24,600 रुपए। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ए ऑप्शन। 420 और 400 820, 820 के लिए 30 गुना है। काफी बेसिक सवाल हैं अगर आपको कंसेप्ट पता है, ठीक है ना जी। ये बताइएगा जल्दी से। सौरभ कह रहे हैं सर हमारे घर कब आओगे? सौरभ आऊंगा भाई जल्दी, मैं बहुत जल्दी बिहार आने वाला हूं आप लोगों से मिलने, बहुत जल्द। और मुझे पता है कि बिहार में जो है काफी सारे स्टूडेंट मिलना चाहते हैं हमसे। A sum of money is paid back in 3 equal annual installment of rupees 43,940 each, allowing 8:1/3% compound interest compounded annually. The sum borrowed was, देखिए किसी धनराशि को चुकाया गया है 43,940 रुपए की 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में, ठीक है भाई, जो कि एनुअली कंपाउंड हो रही 8:1/3% के पर एनम के हिसाब से।
तो उधार ली गई राशि क्या है मेरे प्यारे भाई? उधार ली गई राशि 8:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/12। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 12 से 13। यानी कि अगर आज आप 12 उधार लोगे तो एक साल बाद 13 हो जाएगा। हो जाएगा। अगर आप आज अब 12 का स्क्वायर उधार लोगे तो एक साल बाद 13 का स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा। और अगर आप 12 का क्यूब उधार लोगे मेरे प्यारे भाई तो एक साल बाद 13 का क्यूब हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल, बात समझ में आ गई, यहां तक एक पैसे की परेशानी नहीं है। तो 13 स्क्वायर है मेरे प्यारे भाई, इसको 13 बनाने के लिए 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। है भाई ये 13 है, इसको भी 13 क्यूब बनाने के लिए 13 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। आप बोलोगे जी सर थोड़ा सा कैलकुलेटिव ये क्वेश्चन होता है, चलेगा। आपसे पूछा उधार ली गई राशि क्या है, तो प्रत्येक किस्त, देखिए किस्त का अमाउंट आपने सेम कर लिया। 13 का क्यूब, ये भी 13 का क्यूब हो गया, ये भी 13 का क्यूब हो गया। 13 का क्यूब होता है जी 2197। 2197 2197 की वैल्यू सवाल में 43940 रुपीज आपने कर दिए। तो कितने गुना है? तो आपका जवाब होगा सर 20 टाइम्स से, इट इज 20 गुना। तो आपसे पूछा उधार ली गई राशि क्या है भाई? आपसे जो पूछा है वो उधार ली गई राशि क्या है मेरे प्यारे भाई? यानी कि ये आपने उधार ली गई राशि है, इसको आपको कैलकुलेट करना। तो या तो मेरे प्यारे भाई आप यहां पे यूनिट डिजिट मैच कर लीजिए, यूनिट डिजिट मैच कर लीजिए, सारे ऑप्शन का अलग अलग है, ठीक है भाई। अब देखिए 5 तो आएगा नहीं, एंड में 0 आएगा क्योंकि आपको मल्टीप्लायर 20 रखना है। जब आप इसको जोड़ेंगे मेरे प्यारे भाई कितना आएगा? 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 तिया 12, 2 यूनिट डिजिट देख रहा हूं मैं अभी। 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 8, तो आ जाएगा 8। और 8 की जब 20 पे गुणा करेंगे तो 6, यानी कि यूनिट डिजिट 0 के बाद 6 आएगा। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए ए। सवाल समाप्त। ऐसे करना है। अच्छा इस्माइल, ठीक है ना, इस सबको ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट आया 8, उसकी 20 में गुणा करेंगे तो 06 आएगा एंड में, यही करेक्ट हो जाएगा, बात समाप्त। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है दोस्तों आपके सामने यहां पर 4 नंबर, जवाब दीजिएगा कौन करेगा और ओके। अच्छा सूरज, मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लेना। 1 साल के लिए मानसू पावर 1, 2 साल के लिए पावर 2, 3 साल के लिए पावर 3। सर जी आप काशी कब आएंगे? जौनपुर जिले में आएंगे भैया। आप में से कितने स्टूडेंट है पटना से? निहाल कह रहे हैं प्लीज कम टू साउथ इंडिया वंस। निहाल आई विल डेफिनेटली कम टू साउथ इंडिया। साउथ इंडिया इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल and we North Indian love South Indian food, South Indian people, South Indian culture and South Indian films also, and my personally South Indian heroines. रिकी कह रहे सर इंडियंस को किस नजरिए से देखते हैं फॉरेनर्स? मैं मालदीव भी गया हूं, मैं यूरोप में भी 4 कंट्री में घूमा हूं। इंडियंस को हम थोड़े गरीब वैसे हैं, लेकिन इंडियंस को जो है बहुत ही क्या बोलते हैं रेस्पेक्ट और सीधी सादी नजरों से देखा जाता है इंडियंस को। इंडियंस की एक इमेज ऐसी है कि दे आर वेरी स्वीट पीपल। इंडियंस को जो फॉरेनर है वहां के, मैंने बहुत सारे लोगों से, हजारों लोगों से बात कर ली होगी 10 दिन में, तो बहुत ही अच्छी इमेज इंडियंस की है। और मोदी जी की वजह से हमारी जो इंडियंस की देश विदेश में इमेज सुधरी भी है। इंडियंस को एक संस्कारी लोगों के नजरिए से वहां देखा जाता है, शुद्ध संस्कारी स्वभाव, इस तरीके से अच्छा लगा मुझे।
यूरोप में हर जगह इंडियन फूड मिलता है बंटी। अगर इंडियंस आर एवरीवेयर, हर जगह इंडियंस हैं। स्विट्जरलैंड में जितनी भी कंपनी है, आईटी टेक कंपनी है बड़ी बड़ी, है ना, ये गूगल, आईफोन, ये सब, ये जितनी भी कंपनी है, 70% इंडियंस काम कर रहे हैं। 70% इंडियंस आर एवरीवेयर। हर 100 लोगों में से 3 से 4 इंडियन हैं, और 100 लोगों में से 3 से 4 इंडियन होना अपने आप में एक बड़ी बात है। तो इंडियन रेस्टोरेंट बहुत है। कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ना पवन, a sum of rupees 60,200 was taken as a loan. This is to be paid in 2 equal installment. If the rate of interest is 15% per annum compounded annually, then the value of each installment is. फूड बहुत महंगा है यार अमित। आप एक बार खाना खाने बैठोगे तो 15,000 रुपए का खाना खाओगे। 15% की फ्रैक्शन में 3/20 है, इतना महंगा है। यूरोप में जो एवरेज सैलरी है वो 6,000 स्विस फ्रैंक है, जो मिनिमम सैलरी है, मिनिमम 6,000 स्विस फ्रैंक एक मैच्योर जॉब वाले बंदे की। 6,000 स्विस फ्रैंक का मतलब हुआ लगभग 5 लाख रुपए मिनिमम सैलरी है वहां पे। 5 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए वहां पे लोग खर्चा कर देते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से सैलरी उस हिसाब से खर्चा भी है। 1 लाख रुपए अपने परिवार को इंडिया भेज देते हैं। इस हिसाब से वहां पे काम चल रहा है इंडियंस का। और 20,000 स्विस फ्रैंक तक वहां सैलरी जाती है। हमारे इंडिया में अभी बहुत सुधार करना है इस चीज में। अगर आप इंडिया में 25,000 रुपए कमाते हैं तो आप भारत के 90% लोगों से ज्यादा अमीर है, 90% पॉपुलेशन से, जनसंख्या से। तो हमें भी बहुत लंबा जाना है। तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होते 3/20, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा जी? 23/20। यानी कि अगर आप 20 रुपए इन्वेस्ट करोगे मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही बेसिक सी बात है। अगर 20 आप इन्वेस्ट करोगे तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। आप 2 साल की बात कर रहे हैं ना। अगर आप 20 स्क्वायर इन्वेस्ट करोगे तो 1 साल बाद 23 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट यहां पे 60,200 का कर्जा लिया है, 2 किस्तों में चुकाना। किस्त के लिए पूछे तो किस्त को तो सेम करना होगा। ये 23 का स्क्वायर है मेरे प्यारे भाई, तो हम यहां भी 23 से गुणा कर देंगे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो ठीक है, तो आपने कर्जा कितना लिया है टोटल? ये आपने कर्जा लिया ये अभी 460 और 400, 860। 860 का आपने कर्जा लिया 860, और 860 की जो वैल्यू है सवाल में 60,200 रुपए है। तो आप मुझे बताइए कितने टाइम से? तो आपका जवाब होगा सर 70 टाइम से, 70 गुना। 70 टाइम से आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, हां सत्यम। तो मेरे प्यारे भाई यहां पे प्रत्येक किस्त का मूल्य, तो प्रत्येक किस्त कितने की है? 23 का स्क्वायर 529 की है, 529 की है ना, 529, 529। तो 529 की वैल्यू जो है 70 गुना मेरे दोस्तों आपको करनी है। तो यानी कि 963 3 यूनिट जीट आएगा। तो ये ए वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट बैठेगा। ठीक है, एक जीरो आएगी एंड में। 37030 इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही बेसिक सवाल है। ठीक है, कर पा रहे हैं सभी लोग? अब कर लोगे इंस्टॉलमेंट के सवाल? आगे चलेंगे, एक क्वेश्चन और लेंगे दोस्तों। सवाल है आपके सामने 5। ये बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगा, आप ही मुझे जवाब देंगे डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर। युवराज मैं अप्रोक्स अंदाजा लगाता हूं। जैसे मैंने कैसे पता लगाया? मैंने देखा कि 6 सत्ते 42 करोगे तो ही 2 आएगा। क्या 7 गुना हो रहा है? 86 का 7 गुना मैंने करके देखा है ना। 560 प्लस 42 602 हो रहा है। हाँ जी, सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे हम अंदाजा लगाते। ये सवाल करिए जल्दी से।
गवर्नमेंट जॉब आदमी को सर वीजा इजीली दे देते हैं। सुमित ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपको वीजा इजीली मिल जाएगा, या आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो इजीली मिल जाएगा। जो वीजा देने वाला बंदा किस मूड में बैठा है अपने ऑफिस में, इस पे डिपेंड करता है। महंगे कंट्रीज में जाने के लिए आपकी गवर्नमेंट जॉब या उससे पहले वो जो है ना, सबसे पहले वो आपका चेक करते हैं कि आपका जो है रेपुटेशन क्या है, आपका प्रोफाइल चेक करते हैं। ठीक है, प्रोफाइल तो गवर्नमेंट जॉब वालों की स्ट्रांग है ही। फिर वो आपके बैंक बैलेंस चेक करते हैं, और उसके बावजूद वो लीगल चीजें भी चेक होते हैं, उसके बाद वीजा मिलता है। इस सवाल में कुछ भी नहीं है, ऐसा सवाल ऑलरेडी हो चुका है। बाई ऑप्शन कर लेंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। 16,550 रुपए बोरो किए, 10% पर एनम के से कंपाउंड टेस्ट इक्वल पे कर रहे हैं 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, तो ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू, तो आंसर जो भी आएगा वो 1331 का मल्टीपल होगा, है ना। 10% मतलब 1/10, 10 से 11, तो 11 का क्यूब आंसर 1331 का मल्टीपल होगा। तो एक ही ऑप्शन आंसर है जी ए। ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। 1331 का, ठीक है ना। अच्छा ये भी है, लेकिन ये 5 आ रहा है तो 5 वाला होगा। 1331 का मल्टीपल ये वाला तो नहीं है ना, ये है। हाँ ये दोनों दिख रहे हैं ना, ये ध्यान नहीं दिया मैंने, तो ये वाला होगा क्योंकि यहां पे 5 आ रहा है। ठीक है जी, आप बोलोगे जी कोई तकलीफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व मैं आपको बता चुका हूं कैसे होगा, ये बताइएगा। चलिए ये इस साल की सीएचएसएल में आया था दोस्तों, 2021 में सवाल आया था सीएचएसएल में, ये वाला करो। एक आदमी उधार लेता है 1025 रुपए और पे करता है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 5% पर एनम का है, जो कि ईयरली कंपाउंड हो रहा है। तो आपसे पूछा यह गया है कि ईच इंस्टॉलमेंट कितने की है, यही सवाल बार बार आता है। तो 5% की फ्रैक्शन होते 1/20, ठीक है ना। तो यानी कि मेरे दोस्तों 20 से कितना हो जाएगा स्टूडेंट, आपका 21 हो जाएगा, 21। दूसरे साल में क्या होगा, 20 स्क्वायर से 21 स्क्वायर हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल करेक्ट, कोई परेशानी नहीं है। तो यहां पे मेरे दोस्तों 21 से मल्टीप्लाई कर देते ना, इस इंस्टॉलमेंट को आपको सेम करना है। तो आपने प्रत्येक इंस्टॉलमेंट सेम कर ली, 21 गुणा 21 और 21 स्क्वायर। आपने कर्जा लिया है प्यारे बच्चे 1025, कर्जा आपने लिया कितना, ये कर्जा लिया है 420 और 20 820, 820 रुपए आपने कर्जा लिया है। सवाल में इसकी जो वैल्यू दी है वो 1025 रुपए के बराबर दी है, ठीक है ना। बोलो, आप बोलोगे जी सर। तो प्रत्येक किस्त की वैल्यू, प्रत्येक किस्त कितना, 21 का स्क्वायर 441, 441 की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ये सवाल है मेरे दोस्तों। तो आंसर जो भी आएगा 441 से तो बड़ा ही आएगा ना, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता। बोलो, अब 820 की वैल्यू 1025 से 820 का आधा करेंगे तो 420 होता है। 420 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 510। तो 510 से हल्का सा ज्यादा आएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है भाई, ध्यान से सुनेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। 820 की वैल्यू ये, मुझे 441 की वैल्यू पूछिए। 820 का आधा मेरे प्यारे भाई कितना होता है, 420। तो 420 के लिए 1025 का आधा करेंगे मेरे दोस्तों 512.5। तो अभी भी 20 की कमी है, अभी भी कितने की कमी है मेरे दोस्तों, 20 की कमी है। तो यानी कि मेरे प्यारे भाई 20 की वैल्यू आप निकालेंगे मेरे दोस्तों तो एक से तो ज्यादा 25 के आसपास आएगा, यानी कि मेरे प्यारे भाई 525 तो नहीं आना चाहिए। 1025 है ना, 525.32, कुछ गड़बड़ा। 21 का स्क्वायर 441 हो रहा है, 21 दूनी 420 और 400 820 की वैल्यू दे रखी है 1025 रुपए। तो यहां से सॉरी 410 आएगा, सॉरी 410 आएगा, आधा करेंगे ना 410 आएगा, तभी तो कह रहा हूं मैच क्यों नहीं कर रहा। 410 की वैल्यू 512.5 है, तो 441 की वैल्यू ये काफी इससे क्रॉस कर जाएगा, तो डी ऑप्शन होनी चाहिए। 1.25 टाइम्स है मेरे प्यारे भाई। मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं मेरे दोस्तों कि भाई ये दोनों ऑप्शन तो हो गए नहीं। अब इसमें 7 का मल्टीपल चेक कर लें या फिर 11 का मल्टीपल, उसका
7 का और 9 का मल्टीपल चेक कर ले। 4 4 1 में 9 का मल्टीपल है। 9 का मल्टीपल आप यहां पे चेक कर लेंगे। अभी 5 5 10 और 3, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। ये आंसर हो जाएगा फिर। ठीक है भाई, तो काफी बेसिक सा सवाल था, कुछ भी नहीं था। अप्रोक्स भी कर सकते हैं और मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। ये बताइएगा अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 7। ये बताओ, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे भाई। ब्याज निकालने वाला सवाल हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करिए। ए लोन इज टू बी रिटर्न इन टू इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। एक लोन को लौटाना है 2 वार्षिक बराबर किस्तों में। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% पर एनम का है, एनुअली कंपाउंड हो रहा है। ईच इंस्टॉलमेंट 6,534 रुपए की है। तो आपसे पूछा है टोटल इंटरेस्ट कितना चार्ज किया गया है, ये बताइए। टोटल इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ब्याज की दर कितनी है? 10%। आप एक कर्जा चुका रहे हो 2 इक्वल वार्षिक किस्तों में, तो 10% का मतलब क्या होता है? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। तो मेरे प्यारे भाई 10 से कितना हो जाएगा? 10 कर्जा ले, 1 साल बाद 11 हो जाएगा। 2 साल में कितना होगा? 10 का स्क्वायर, 100 कर्जा लोगे 121 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो यहां भी 121 बनाने के लिए 11 से गुणा कर देते हैं, 11 से। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो आपने किस्त की अमाउंट को यहां पे सेम बना लिया। आप बोलोगे जी बिल्कुल करेक्ट। प्रत्येक किस्त की कीमत 6,534 है। तो ईच इंस्टॉलमेंट की जो कीमत है मेरे प्यारे वो कितनी है? 6,534 रुपए है। आप बोलोगे जी कितने गुना है? तो आपका जवाब होगा सर पंजे 605, 4 गुना, 54 टाइम्स। ये 54 टाइम्स है। आप बोलोगे जी, आपसे पूछा है कुल टोटल इंटरेस्ट कितना चार्ज किया गया। भाई 110 का कर्जा लिया था आपने, 121 चुकाया, तो यहां 11 का ब्याज लगाए कि नहीं? 11 इंटरेस्ट है। 100 कर्जा लिया था, 121 चुकाया, तो मेरे दोस्त 21 का ब्याज लगाए कि नहीं? तो टोटल ब्याज कितना होगा? 11 + 21 मेरे दोस्त 32 हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 32 की वैल्यू आपसे पूछे 54 गुना है, तो ये भी 54 गुना होगा। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल होगा। तो यूनिट डिजिट आएगा 4 दूनी 8, यानी कि ये ऑप्शन इसमें से नहीं है। आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन इसका आंसर है। खत्म। ठीक है भाई। अगला सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पे 8 नंबर। जल्दी से जवाब दीजिएगा। बहुत ही बेसिक सवाल होते हैं, जैसे ही आप पूरा सीख लोगे मणिकांत। 8 एक लोन को रिटर्न करना है 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में। ईच इंस्टॉलमेंट इतने रुपए की है। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम का है, तो टोटल कितना इंटरेस्ट पे किया गया? ब्याज की दर अगर दोस्तों 5% है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20। यानी कि मेरे दोस्तों 20 कर्जा अगर आप लोगे तो 1 साल बाद 21 चुकाना होगा। लेकिन अगर आप 20 का स्क्वायर, अगर आप 400 का कर्जा लोगे तो 2 साल बाद 441 चुकाना होगा। 441। ठीक है भाई। आप बोलोगे जी सर, तो यहां भी 21 से गुणा करके सेम कर लेते हैं ना? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल करेक्ट कर लेते हैं भाई। ये भी 441 की इंस्टॉलमेंट होगी, भी 441 की होगी। इंस्टॉलमेंट है कितने की? इतने की। कितने गुना है? 200 गुना है। तो आपसे पूछा कुल ब्याज का कुल कितना ब्याज भुगतान किया जाएगा। तो ये ब्याज कितना है मेरे दोस्तों? 21 का ब्याज ये है और 41 का ब्याज मेरे दोस्तों ये है। तो टोटल ब्याज कितना आ जाएगा? 62। 62 की वैल्यू आपसे पूछे मेरे दोस्तों 200 गुना, तो 12,400 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर है। बी ऑप्शन करेक्ट है। कर पाओगे? अगला सवाल, जरा सवाल ये बताइएगा। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 9 जी। मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, आप ही मुझे जवाब दोगे। इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं। आंसर बता दो, मैं आगे बढ़ जाऊंगा जल्दी से। ये बस हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन और कुछ नहीं।
ठीक है ना, इसमें हाफ ईयरली लैंग्वेज चेंज है। ए सर्टेन लोन वॉज रिटर्न इन टू इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट ईच ऑफ ₹6760. If the rate of interest was 8% per annum compounded yearly, how much was the interest paid on the loan? सवाल है, कोई लोन उधार लिया गया है जो कि लौटाना है दो इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में। ईच इंस्टॉलमेंट जो है 6,760 की है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम का है जो कि ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो कितना इंटरेस्ट पे किया गया है मेरे दोस्तों लोन पर? करो। तो आपने दो किस्तें लौटाई हैं, 6760 की हाफ ईयरली किस्त आपने लौटाई है। हाफ ईयरली मतलब पहली किस्त आधे साल के बाद, दूसरी किस्त 1 साल के बाद। ब्याज की दर अगर 8% है तो आधे साल यानी कि 6 महीने में कितना ब्याज लगेगा? 4%। यही आपको ध्यान रखना है। जो पहली किस्त मेरे दोस्तों ये लौटाई गई है I1, दूसरी किस्त लौटाई गई है I2, और जो किस्त आप लौटा रहे हो वो हाफ ईयरली है यानी कि 6 मंथ में। तो 6 मंथ का ब्याज 4% होगा। 4% की फ्रैक्शन लो 1/25 होता है। 1/25 का मतलब अगर आपने 25 कर्जा लिया है तो 1 साल बाद 26 चुकाओगे, और सॉरी 6 महीने बाद। और आपने 25 का स्क्वायर मेरे दोस्तों अगर आप लिया है 625, तो 1 साल बाद 26 स्क्वायर 676 जो है आप लौटाओगे। इंस्टॉलमेंट दोनों बराबर हैं, बराबर है ना इंस्टॉलमेंट, तो बराबर करने के लिए यहां भी 26 से गुणा करनी होगी आपको। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गई। तो भाई ये भी 676 है, ये भी 676 है। इसकी वैल्यू सवाल में कितने दे रखी है? 6760 रुपीज दे रखी है। कितने गुना है? 10 गुना ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू। तो आपसे पूछा ब्याज कितना दिया गया, तो भाई ये कितना ब्याज हुआ यहां से यहां पे कितना ब्याज हुआ? 26 कॉमन, 26 माइनस 25, 26 ब्याज लगा ये। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये कितना ब्याज हुआ मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा सर 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 51। तो टोटल ब्याज हो गया 7, 5, 2, 7, 71। 77 की वैल्यू पूछिए तो ये भी 10 गुना हो जाएगा, 770 रुपए। 770 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर है। आप बोलोगे हां जी सर ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट है। ठीक है जी। आप बोलोगे हां जी सर अगला क्वेश्चन करेंगे हम, सवाल नंबर 10। ये बताइएगा और जल्दी से जवाब दीजिएगा। बिल्कुल नहीं बताएंगे अब क्या तो हम। ये बताइए, ये जो सवाल है कैलकुलेटिव है थोड़ा सा। 2020 नहीं सॉरी 19 के मेंस में आया है। 2019 के मेंस में सवाल पूछा है जी। जवाब दीजिए क्या आंसर है इस प्रश्न का?
आया। यस, बिल्कुल सही मेरे प्यारे बच्चों, तुम तो एकदम चीता आदमी हो। 1134 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर है। हर एक स्टूडेंट का आ चुका है, जिसका ना आए वो थोड़ा सा बैठकर रो लीजिए, क्योंकि हमारे सारे बच्चों का आंसर आ गया है। ठीक है ना। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। नॉट सो कैलकुलेशन 11 नंबर करिए मेरे प्यारे भाई। ये सवाल आपके सामने है। ये सवाल जो है एज इट इज 2020 के मेंस का है। ये क्वेश्चन 2019 के मेंस में भी आया था। बताओ, एक लोन को रिटर्न करना है तो इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का है। ईच इंस्टॉलमेंट 5808 रुपए की है, तो टोटल इंटरेस्ट का 60% क्या होगा? आंसर अप्रोक्स में बताना इस स्कीम में। 10% का मतलब होता है 1/10, तो 10 से 11 हो जाएगा एक साल में। 2 साल में 10 स्क्वायर से 11 स्क्वायर हो जाएगा, 100 से 121। तो आप मेरे दोस्तों यहां 11 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो भाई ये भी 121 हो गया, ये भी 121 हो गया। 121 की वैल्यू 5808 है। कितने गुना है मेरे दोस्तों? 484 जाएगा। भाई 605 से मेरे दोस्तों कितना कम है? 121 पंजे तो 605 ही होता है ना। तो ये 25 कम है, 258। कुछ गड़बड़ है क्या? पूरा जा नहीं रहा क्या? 121 चौका 484, तो 96 968 आएगा। हाँ बिल्कुल जा रहा है 8 बार। ठीक है ना, 8 टाइम्स जाएगा, 48 टाइम्स। तो कुल ब्याज का 60%। देखिए यहां कितना ब्याज हो गया? 11। 110 से 121 11 ब्याज है। यहां कितना ब्याज हो गया? 21। तो टोटल ब्याज हो गया भाई 11 प्लस 21 32, 32 ब्याज हो गया टोटल। अब इसका 48 हो गया मेरे प्यारे भाई। ये हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स टोटल ब्याज। अब आपको इसका 60% निकालना था। 60% मतलब 0.6। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, आंसर एकदम करेक्ट आएगा। आंसर के जो ऑप्शन है वो काफी नजदीक है, अप्रोक्सीमेट जो है, सावधानी बरतनी होगी। चलेगा। अब 32 का 48 गुना करेंगे, कितना आएगा भाई? जवाब दीजिए। 48 तो 144, 1440 और 48 दूनी 96। ठीक है भाई, तो ये 1540 हो जाएगा, उससे 4 कम आएगा, अभी 1536। तो 1536 का 0.6 गुना आपको करना है। तो 1500 का 0.6 गुना 900 और 36 का 0.6 गुना 21.6, तो 921.6 आएगा, यानी कि अप्रोक्स 922 रुपए। अप्रोक्स 922 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही आसान सा सवाल, एक साधारण सवाल जिसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्त, चलो आज इतना ही छोड़ते हैं। ठीक है ना।